साथियों नमस्कार। हम आपको मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश को पढ़ा रहे थे। उसमें हमने नंद वंश तक आपको पढ़ाया था। नंद वंश। आज आपको हम भारत पर जो विदेशी आक्रमण करने वाले लोग थे, विदेशी आक्रमणकारी, उनके बारे में बताएंगे। विदेशी आक्रमण की बात करें तो पहला विदेशी आक्रमण फारस अर्थात ईरान के लोगों ने किया था। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के लोगों ने किया था। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर विश्व मैप की बात करें तो विश्व मैप में देखिए, ये आपका हो गया अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर लाल सागर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका भारत, और ये पूरा यूरेशिया, आपका भारत यहीं पे है। और भारत में अगर उस समय भारत का विस्तार देखें तो यहाँ पे मद्र, कंबोज और गांधार, ये तीनों यहाँ पे थे। चूँकि ईरान एक पश्चिम का देश है, तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि आक्रमण हमेशा पश्चिम से ही क्यों हुआ? आक्रमण हमेशा पश्चिम से ही क्यों हुआ? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आक्रमण हुआ ही क्यों? हुआ ही क्यों? तो देखिए, हम दोनों का उत्तर बताते हैं। आक्रमण पश्चिम में होने का मतलब ये है कि जैसे पूर्व की ओर देखें तो पूर्व में यहाँ पर मगध एक विशाल साम्राज्य था। 600 BC बाद मगध 5 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक विशाल साम्राज्य था, और इसको हरा पाना किसी भी साम्राज्य के लिए उतना ही कठिन है, क्योंकि ये जैसे ही पहाड़ियों से होते हुए इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तब तक इन पर होगा आक्रमण, और आक्रमण होगा इतनी विशाल सेना के आगे हार जाएंगे। तो कोई मगध पर जल्दी आक्रमण कर नहीं पाता था, इसलिए पूर्व से आक्रमणकारी नहीं आते थे। पश्चिम से ईरान जो है आक्रमण करने आता है, तो वो जब आक्रमण करने आता है तो उसकी दो इच्छा होती है। पहली इच्छा धन की लालसा। भाई, किसी को लालच होगा तभी तो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। अगर लालच ही नहीं है तो आक्रमण क्यों करेंगे? तो उनकी पहली इच्छा ये थी कि उन्हें लालच था धन का। और दूसरी इच्छा देखें तो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। जब किसी भी वंश का साम्राज्य विस्तारित होगा, उतने ज़्यादा उन्हें धन की प्राप्ति होगी। तो ये दो कारण ऐसे थे कि ईरान का, कि उन्होंने आक्रमण किया। आइए देखते हैं कि भारत पर अगर पहले विदेशी आक्रमण की बात करें, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी देखें, पहला कोष्ठक में लिख देते हैं, पहला विदेशी आक्रमणकारी तो कौन सा था? ईरानी। और ईरानी में भी हकमनी शासक। और हकमनी शासक में अगर संस्थापक की बात करें हकमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। लेकिन इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था साइरस। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक जो था विदेशी, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी शासक, वो था दारा वह्यू, जिसे हम लोग डेरियस के भी नाम से जानते हैं। विदेशी शासक डेरियस, और इसे हम आप दारा वह्यू के नाम से भी कहते हैं। इसने
भारत पर पहला आक्रमण किया। 516 BC में ये आक्रमण करता है और आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो सिंध होता है, सिंध पंजाब और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे डालो आप सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र जीत लेता है। क्या करता है? जीत लेता है और जीत कर जो है अपने राज्य में मिला लेता है और 28वां प्रांत घोषित करता है। कितने प्रांत? 20वां प्रांत घोषित करता है। 20वां प्रांत घोषित कर लिया और इससे कर जो प्राप्त करता है इस 20वें प्रांत से, कौन? दारावयु डेरियस जो कर प्राप्त करता है वो 360 टैलेंट प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 360 टैलेंट। टैलेंट क्या है? ये मुद्रा की इकाई है, ईरानी मुद्रा की इकाई। ठीक, ईरानी मुद्रा की इकाई है टैलेंट। तो 20वें प्रांत से उसे अकेले कितना मिल जाता है? 360 टैलेंट। अगर हकमनी शासन में दारावयु करें तो टोटल प्रांत की संख्या थी 28। टोटल प्रांत कितने थे? 28। और उसे 20वें प्रांत से 360 टैलेंट मुद्रा की प्राप्ति होती थी। अब आप ये समझो कि जो उसका 28 प्रांत था वो 28 प्रांत का 1/3 हिस्सा सिर्फ 20वें प्रांत से प्राप्त होता था। किस प्रांत से? 20वें प्रांत से 1/3 हिस्सा प्राप्त हो जाता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दारावयु ने भारत के उत्तर पश्चिम राज्य से कितनी ढेर सारी कमाई करी होगी, क्योंकि 1/3 भाग का हिस्सा वो 20वें प्रांत से कमा लेता था। अब आप इसकी कल्पना करिए कि वो कितना ज़्यादा कमाई करता होगा। फिर धीरे धीरे हमारे दारावयु शासन करते करते इनकी मृत्यु होती है और इनका अगला शासक होता है इन्हीं का पुत्र, जिसे आप क्षयार्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षयार्ष। इनके लड़का क्षयार्ष वो उत्तराधिकारी के रूप में इनके गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ। और क्षयार्ष को ही जरासिस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षयार्ष को क्या कहते हैं? जरासिस भी कहते हैं। और जब यह गद्दी पर बैठता है, जब क्षयार्ष गद्दी पर बैठता है, क्षयार्ष आपका गद्दी पर बैठता है, तो उसी समय यूनानी आक्रमण कर देते हैं। यूनानी क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और क्षयार्ष जो है यूनानियों से जमकर मुकाबला करता है, परंतु जो है वो सिकंदर से क्या होता है? हार जाता है। सिकंदर से हार जाता है और सिकंदर ने क्षयार्ष को हराकर हकमनी वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। हकमनी वंश का अंत कर दिया और एक नए आक्रमणकारी सिकंदर या मकदूनियाई या यूनानी, कुछ भी कह सकते हैं, तो मकदूनियाई दुनिया अब्लिक यूनानी आक्रमण की शुरुआत होती है। ठीक, यूनानी आक्रमण की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। अब आइए आपको बताते हैं कि यूनानी आक्रमण में क्या हुआ। भारत और ईरान जो है अगर संपर्क में देखें तो 200 वर्षों तक संपर्क में रहा, और जो 200 वर्ष तक ये संपर्क में रहा उसमें से कई चीज़ें ईरानियों ने भारत से सीखी और कई भारत ने ईरानियों से सीखी। उसी में से एक है खरोष्टी लिपि का। क्या है? खरोष्टी लिपि का।
ये खरोष्ठी लिपि जो है भारत ने ईरानियों से सीखी, और इस खरोष्ठी लिपि की जो लिखने की कंडीशन थी वो क्या थी, राइट टू लेफ्ट, यानी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब आप कहेंगे कि खरोष्ठी लिपि का उदाहरण कोई हो, तो खरोष्ठी लिपि का अगर आपको उदाहरण देखना है तो अशोक का आप देखिए, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के अशोक के जितने, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अशोक का जो उत्तर पश्चिम का अभिलेख है, उत्तर पश्चिमी अभिलेख, वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। और खरोष्ठी लिपि की खासियत क्या थी? खरोष्ठी लिपि की खासियत यही थी कि उसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक, पश्चिमोत्तर के अगर राज्यों में देखें तो पश्चिमोत्तर के राज्यों में ईरानी सिक्के मिले हैं, ईरानी सिक्के मिले हैं, उसमें भी खरोष्ठी लिपि का क्या है, उपयोग है। इससे हम एक चीज़ ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यापार, भारत और ईरानियों के बीच व्यापारिक संबंध भी था। मौर्य कला में देखें, मौर्य कला में एकाश्म ईंधन जो है, मौर्य कला में एकाश्म स्तंभ, एकाश्म स्तंभ, गुंबद, इन सब में भी जो है क्या है, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा खरोष्ठी लिपि के बारे में बता दिया। जैसा कि हेडिंग हम लोगों ने यूनानी वाला डाल रखा है, तो आइए यूनानी के बारे में जानते हैं। यूनानियों में, अगर यूनानी के आक्रमण की बात करें तो यूनानियों में सबसे महत्वपूर्ण था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। और सिकंदर के माता का नाम अगर देखें तो ओलंपिया था। क्या था? ओलंपिया। और ओलंपिया ने फिलिप को, कहा जाता है, जहर देकर मार दिया था। ओलंपिया ने फिलिप को जहर देकर मार दिया था, अर्थात ओलंपिया अपने पति को ही मार दी थी। ठीक है। और सिकंदर का यूनानी नाम देखें तो इनका यूनानी नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, मैसेडोनियन। ठीक, सिकंदर शादी करता है, और सिकंदर जो शादी करता है तो सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना था। क्या था? रुखसाना। सिकंदर जो है सबसे पहले ईरानी साम्राज्य को नष्ट करता है। ईरानी साम्राज्य को नष्ट करके ये एशिया में अपने युद्ध की शुरुआत करता है। एशिया माइनर, तुर्की, ईरान, ये सब पर विजय प्राप्त करते हुए, चाहे एशिया पर हो, चाहे माइनर पर हो, चाहे तुर्क पर हो, ये सब पर विजय प्राप्त करते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। और यह भारत की जो अपार संपत्ति थी, भारत की जो संपत्ति थी उसे देखकर ये बहुत जो है लालायित था सिकंदर। सिकंदर को लालच थी भारत की अपार संपत्ति को देखकर। ये भारत पर आक्रमण करके उस संपत्ति को लेना चाहता था। उसका रीज़न ये था कि ये देख रहा था कि भारत के पास अपार धन है, और उसमें जो भारत के पास मसाले थे ना, वो ईरानी और यूनानी लोग इसे काला सोना कहते थे। काला सोना, ये बहुत फेमस था मसाला। इसी का व्यापार होता था ईरान में हो चाहे आपका यूनान में हो। और यह बात इतिहास के पिता भी बता चुके हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत के पास अपार संपत्ति है। तो वो उसको देखकर सिकंदर बहुत लालायित था।
और सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो कई छोटे छोटे राज्य थे उनको हराते हुए आगे बढ़ता है। और उन दो प्रमुख राज्यों में जब सिकंदर उत्तर पश्चिम से आगे बढ़ता है तो जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको हरा देता है। उनमें से भी दो प्रमुख राज्य हैं। पहला था तक्षशिला जिसका राजा था आम्भी, और दूसरा था पोरस। ये दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है भारत में आक्रमण की दृष्टि से सिकंदर का। चूँकि जो तक्षशिला था इसका राजा जो आम्भी था, आम्भी सिकंदर की सेना देख कर डर जाता है और वो घुटने टेक देता है सिकंदर के सामने, मतलब लड़ता ही नहीं है, सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है। और जब घुटने टेक देता है तो सिकंदर क्या करता है, उसे छोड़ देता है। तो अगर हम आप देखें तो भारत का अगर पहला गद्दार देखें तो पहला गद्दार कौन था, आम्भी ही था। भाई आपको लड़ना है, हार जीत तो अपने जगह पे है ना, हारो या जीतो उसका कोई लेना ही देना नहीं है, अपने कर्तव्य का तो पालन करना है। हमको लड़ना है, पेपर हमें देना है, फेल हो या पास हो वो हमारे कर्मफल पर निर्भर है कि हमने किस प्रकार से उस परीक्षा के लिए मेहनत करी है। लेकिन ये थोड़ी है कि हम पहले से फेल मान के बैठ जाएं। तो आम्भी यही करता है। आम्भी जो है जब सिकंदर की सेना देखता है तो वो घुटने टेक देता है, वो लड़ाई करता ही नहीं है। सिकंदर भी क्या करता है, आम्भी को छोड़ देता है, उसके राजपाट को उसे वापस कर देता है और कहता है कि हमें पोरस के राजा के साथ युद्ध होगा, उसमें हमारी सहायता करो। जो पोरस का राजा था, पोरस का राजा बहुत बहुत कट्टरता से जो है सिकंदर का सामना करता है। इन दोनों के बीच झेलम और चिनाब नदी के बीच में युद्ध हुआ था। एक पोरस है, झेलम और चिनाब के बीच में पोरस, यहाँ पर युद्ध हुआ। पोरस ने साफ साफ कहा कि हम हार मानेंगे नहीं, हार जाएंगे वो ठीक है लेकिन हार को मानेंगे नहीं। वो बहुत युद्ध करता है सिकंदर से, घमासान युद्ध करता है, परंतु सिकंदर के सामने वह भी हार जाता है। लेकिन सिकंदर जो है उसका जो एक तरीके से देखें कि इतना छोटा राज्य का राजा और इतने बड़ी सेना के सामने युद्ध कर रहा है, तो उसने से जो साहस देखा ना पोरस का, उससे प्रसन्न होकर पोरस का राज्यपाठ वापस कर देता है। पोरस का राज्यपाठ क्या करता है, वापस कर देता है। और राज्यपाठ वापस करके उसने क्या कर, वह कहता है कि हमें आगे जो युद्ध होगा उसमें हमारी सहायता करो। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। तो इस तरीके से जो है सिकंदर युद्ध करके अपना नेतृत्व करते हुए पूरब की ओर बढ़ता है। उत्तर पश्चिम से शुरुआत करी और जितते जितते पूरब की ओर पहुंचा। पूरब की ओर सिकंदर को मिला नंद वंश, और उस नंद वंश के शासक उस समय कौन थे, घनानंद। अब सिकंदर आता है, लेकिन सिकंदर को भारत आने में 19 महीने लगता है। कितने महीने, 19 महीने। और जो सिकंदर की सेना थी ना, सिकंदर की सेना थक चुकी थी। भाई आप उत्तर पश्चिम से भारत में घुसे हो, युद्ध करते 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 कोई भी होगा वो थक जाएगा। आम्भी से युद्ध करा, पोरस से युद्ध करा, झेलम चिनाब की नदी के तट पे 326 बीसी में। तो वो करते करते क्या हुआ, थक गया। उसकी सेना मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि नंद वंश मगध इतना विशाल था उस समय, और उस समय घनानंद शासक था, इतनी विशाल सेना थी
कि सेना देखकर सिकंदर का क्या हुआ, सिकंदर की जो सेना थी वो युद्ध करने से मना कर देती है। जब युद्ध करने से मना कर देती है तो सिकंदर क्या करता है, वापस का मार्ग अपनाता है। यहाँ से सिकंदर वापसी का मार्ग अपना लेता है। परंतु सिकंदर के जो सेनापति थे, सिकंदर के क्या थे, जो सेनापति थे, उन सेनापतियों के मन में ये भावना जग ही रही थी कि हमें भारत पर आक्रमण करना है और भारत की संपत्ति को लूटना है। भाई जैसे ही सिकंदर आक्रमण किया, तो सिकंदर आक्रमण करता है तो 4 मार्ग बनते हैं। कितने मार्ग? 4 मार्ग। भाई जल, स्थल, तो 2 जल और स्थल। तो इसमें जो स्थल का सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर के मन में ये इच्छा बनी की बनी रह गई कि हमें मगध पर आक्रमण करके, चूँकि मगध का जो राजा था उस समय घनानंद था, और घनानंद एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक होने के कारण प्रजा भी घनानंद से परेशान थी, और प्रजा घनानंद से परेशान थी, और इसका सेल्यूकस निकेटर लाभ उठाना चाहता था। सेल्यूकस निकेटर क्या करता? लाभ उठाना चाहता था। उसने जो है हमेशा ये सोचा कि अब यहाँ से हम किसी तरीके से इस पे हम पहुँचे मगध पे, और यहाँ की जो प्रजा है उसको भड़काएं और अपने साथ मगध की प्रजा को लेके घनानंद पर आक्रमण कर दें। जब आक्रमण कर देंगे तो इस आक्रमण से जो है हमें मगध का पूरा खजाना मिल जाएगा। ये बात सेल्यूकस निकेटर सोचता है। अब ये लोग सिकंदर के साथ ही जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसक जो है सेल्यूकस निकेटर के मन में रहती है। जब भारत से सिकंदर वापस जा रहा था, तो जब भारत से सिकंदर वापस जा रहा था उसी समय सिकंदर को हो जाता है डायरिया। क्या होता है? डायरिया। और डायरिया हो जाने से ये बेबीलोन एक शहर है, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब बेबीलोन के बारे में एक और आपको बता दें, बेबीलोन को 7 अजूबों का जो माना जाता है कि पृथ्वी पे 7 अजूबे हैं, उसमें से एक आपका बेबीलोन भी है। क्या है? एक बेबीलोन है। और बेबीलोन को 7 अजूबा में इसलिए मानते हैं क्योंकि बेबीलोन का जो झूलता हुआ बगीचा है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो 7 अजूबे में एक बेबीलोन है। वहीं पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है डायरिया से। जब डायरिया से सिकंदर की मृत्यु होती है, फिर जो है सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का जो प्रमुख था उस समय सिकंदर के समय, वो था नियारकस। कौन था? नियारकस। ये सब भी जो है फिर से अपनी सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करके आक्रमण करते हैं। किस पे? मगध पे। तो सेल्यूकस निकेटर, नियारकस, इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जो सेल्यूकस निकेटर था और नियारकस ये सब मिलकर कैसे भारत पर आक्रमण के प्लान करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जब ये आक्रमण करते हैं उस समय मगध का जो साम्राज्य था वो चेंज हो चुका था। तो घटना है, आगे की घटना अति महत्वपूर्ण है। यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। तो वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखकर दोहरा लीजिएगा कि ईरानी शासक और मकदूनियाई में सिकंदर किस तरीके से आक्रमण करता है और कैसे आक्रमण करते हुए आगे बढ़ता है। फिर वहाँ से कैसे सेल्यूकस निकेटर और जल सेना प्रमुख नियारकस भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। हमें ये लगता है कि भाई हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इससे हमारे साथी लोग देख के उन्हें कुछ लाभ हो रहा है, इसके बारे में भी
तो हमें इससे एक तरीके से उत्साहवर्धन हमारा होता है, उत्साहित होते हैं कि ये लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सिकंदर के बारे में और आगे बताएंगे, यूनानी आक्रमणकारी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।